हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। यहाँ पे एक अच्छी स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये बातें बोली गई हैं। एन आउंस ऑफ पेशेंस इज़ वर्थ मोर देन अ टन ऑफ प्रीचिंग। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है, उस पेशेंस का इस्तेमाल करके आप अपने सक्सेस को पा सकते हैं, अपने टारगेट को, एम्बिशंस को आप अचीव कर सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने ये बात बोली है। तो बहुत सारी बातों को बोलने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पेशेंट फुल से अपने कार्य को कर रहे हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, यही गांधी जी का कहना है। तो मैं एक स्टेटमेंट, एक कथन अच्छे लीडर का यहाँ पे देता हूँ, जो कि आप कई प्रकार से अपने एग्जाम्स में इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज का जो प्रमुख क्वेश्चंस है वो क्या है। यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे 2015 में यूपीएससी ने क्वेश्चन किया है आपसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपका जो मेंशन किया हूँ वो कोर इंडस्ट्री को लेके है। तो 8 कोर इंडस्ट्री जो है उसके बारे में यहाँ पे बातें बोली गई हैं कि 8 कोर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज किसको दी गई है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है कोल प्रोडक्शंस, दूसरा दिया है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शंस, और दूसरा दिया है फर्टिलाइज़र प्रोडक्शंस, और चौथा दिया है स्टील प्रोडक्शन। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशंस, कोल प्रोडक्शंस, ये सारे ऑप्शंस दिए हैं। कौन सा ऑप्शन सही है आपको कमेंट सेक्शंस में आंसर लिखना है, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे आपको चीज़ें। इसलिए ये कमेंट सेक्शन पे अगर आप लिख देते हैं तो आपको ये चीज़ें याद रहेगी। इसकी डिटेलिंग मैं कल आपको अच्छे से दूंगा, ताकि आपका ये जो क्वेश्चन यहाँ से अगर बनता है किसी भी स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे दिया हूँ आपको, जो यूपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है, उसको हम देखेंगे। तो ये एक स्टेटमेंट कह रहा है, व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर की बात करी गई है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, अनबैलेंस मात्रा में अपने एग्रीकल्चर में इसका उपयोग कर सकते हैं तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसी पे बातें बोली गई हैं। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजीन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल कैन अकर। तो इस चीज़ का ऑर्गेनिज्म का जो है वो मात्रा बढ़ सकता है, प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसमें, सॉइल में। दूसरा स्टेटमेंट कहता है ये इंक्रीज कर देगा सॉइल को एसिडिटी में, इस चीज़ को दिक्कत दे देगा। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर कैन अकर। तो जो पानी के जो ज़मीन के नीचे लीचिंग होती है, पानी चली जाती है, वो नाइट्रेट लेके चली जाएगी, इस चीज़ की बातें बोली जा रही हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहले स्टेटमेंट में बोला जा रहा है 1 और 3, और दूसरे में बोला जा रहा है 2, तीसरे में बोला जा रहा है 2 और 3, और चौथे में बोला जा रहा है ऑल 1 और 2, 3। तो ये देखते हैं कौन सा इसका आंसर सही है। इसका कमेंट सेक्शंस में आप आंसर लिखना बिल्कुल नहीं भूलें। चलते हैं, पिछला जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिया था उसको एक बार पढ़ेंगे और उसका आंसर मैं यहाँ पे दूंगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये दी जा रही है, गवर्नर ऑफ आरबीआई अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा स्टेटमेंट दी जा रही है, सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट राइट टू इशू डायरेक्शन टू आरबीआई और पब्लिक इंटरेस्ट में। और यहाँ पे तीसरा जो स्टेटमेंट दी है, गवर्नर ऑफ आरबीआई अपनी पावर आरबीआई एक्ट से लेता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो कौन सा करेक्ट है, ये क्वेश्चंस यहाँ पे बनाता है। तो यहाँ पे आंसर इसका 1 और 3 है, दूसरा रॉन्ग है। तो क्यों रॉन्ग है? ये इसलिए रॉन्ग है, और पहला सही है। तो किस लिए सही है ये आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो गवर्नर का जो आरबीआई है वो अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बाकायदा यहाँ पे ये लोग डिसीजन लेते हैं, तब आरबीआई के गवर्नर को यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलती है। अभी कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं, एसकेडी साहब, वो इसके गवर्नर हैं। और दूसरी जो बात बोली गई है कि ये गवर्नर ऑफ आरबीआई अपनी पावर कहाँ से लेती है? आरबीआई एक्ट 1934। तो 1934 से ये अपनी पावर लेती हैं, जो कि वेरी
करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 1 और 3 राइट आंसर। अब देखते हैं दूसरा गलत क्यों है। तो गलत क्यों है वो हम देखेंगे। तो सर्टेन प्रोविजन लिखा है, याद रहे जो भी सर्टेन, ए फ्यू, मेनी, ऑल, ये सारे वर्ड्स पे क्वेश्चंस बना के खेलती है यूपीएससी की ट्रिक है ये, इसलिए वहाँ पे सावधान होके रहने की ज़रूरत है। तो सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट देती है क्या कि वो इशू डायरेक्शन करे आरबीआई को, किस चीज़ के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट में। तो ये गलत हो जाएगी, पब्लिक इंटरेस्ट में ये राइट इनको नहीं दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप कोई भी चीज़ आरबीआई को इशू करें। ये स्वतः इंटरेस्ट में लेते हैं, हालांकि अंदर की बात हो जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें मेंशन कहीं भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशंस में, चाहे कोई भी लॉ फ्रेमवर्क में ये चीज़ें नहीं है। तो इसलिए स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। अब बात आती है रेफरेंस में किसके, वाटर क्रेडिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो हम लोग वाटर क्रेडिट को देखते हैं। तो वाटर क्रेडिट क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो वाटर क्रेडिट का पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, इट पुट्स माइक्रो फिनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। तो माइक्रो फिनेंस टूल्स देता है, ये बोला जा रहा है किस चीज़ के लिए, वाटर और सैनिटेशन सेक्टर, सोशल के लिए, सोसाइटी के लिए बोली जा रही है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि यह एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, लॉन्च की गई है अंडर एजिज ऑफ WHO और वर्ल्ड बैंक। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत। इट एम्स टू इनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड। वाटर नीड उनकी पूरी हो सके और वो सब्सिडी पे डिपेंड ना रहे, इस चीज़ के लिए लेके आई है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, और यह एक फिनांसिंग लोनिंग प्रॉपर्टी के तहत, सिस्टम के तहत, इसमें जो भी पॉवर्टी रेखा में गुजर रहे हैं, जहाँ पे एसेसिबल वाटर नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है, और पॉवर्टी में ये और न जा सके, इसलिए यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस की बातें बोली गई हैं। इसका मैं डिटेलिंग भी दूंगा, और ये वाटर नीड को पूरा करेगी। ये चीज़ें सही हैं, तो आंसर इसका सी हो गया, और सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। इसकी डिटेलिंग को देख लेते हैं। तो वह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, ग्लोबली इज एन ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्क कर रहा है कहाँ पे कि सेफ और एसेसिबल कॉस्ट इफ़ेक्टिव वाटर के लिए यहाँ पे हम लोग जाएंगे। ये ऐसी बातें यहाँ पे बोली गई है, और ये सैनिटेशंस को देखेगा, और जो ये ऑर्गेनाइजेशंस है ये पानी के ऊपर ज़्यादा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है लोगों को भी, और अभी तक 52 मिलियन लोगों की ज़िंदगी को बदलाव ला चुका है। ये एक ऐसा चेंज है जो बहुत अच्छा बातें बोली गई हैं। यहाँ का मेजर जो इशू है ये है कि ये सेफ वाटर, सैनिटेशंस और एफोर्डेबल और फिनांस करता है, और लोगों को जो प्रॉब्लम है उससे निजात करके यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। अब आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो आज का जो यहाँ पे लोकटक लेक है, ये मैं कल पूछा था, आपको याद होगा। तो ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपके मणिपुर स्टेट में पड़ता है लोकटक लेक। लोकटक लेक की हम डिटेलिंग देखेंगे, फिर उसके बाद एक और नेशनल पार्क जो मैं दिया था वो देखेंगे। तो लोकटक नेशनल पार्क बहुत फेमस नेशनल पार्क है, यहाँ से याद रहे यूपीएससी क्वेश्चंस बना चुकी है। ये एक इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव एरिया है। इसकी लोकेशंस बात करी जाए तो यहाँ पे है ये केबुल लमजो नेशनल पार्क। लोकटक लेक एक है, लोकटक लेक, यहाँ से क्वेश्चंस भी बने हैं। केबुल लमजो नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन बने हैं, और ये जो वर्ड है फुमडी, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। तो तीनों से क्वेश्चंस बने हैं यूपीएससी में, और इवन स्टेट पीसीएस भी इसको फॉलो किए हैं। कई बार क्वेश्चंस स्टेट में भी पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसकी स्लाइड को डाला हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान दीजिए। तो केबुल नेशनल पार्क अगर अभी भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाए तो यह बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट में है, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के। तो यह 40 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में आता है, और ध्यान रहे यह ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड है। तो यह तैरता हुआ एक नेशनल पार्क है जो वर्ल्ड में माना जाता है, और किसका पार्ट है, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोकटक लेक। तो ध्यान रहे अगर लोकटक लेक को बोला जाए, लोकटक लेक जो है केबुल लैमजो नेशनल पार्क के अंदर है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। केबुल लैमजो नेशनल पार्क जो है वो लोकटक लेक के अंदर है, इसका पार्ट है इंटीग्रल, ऐसा बोला गया है। और इसमें क्या मिलते हैं, इसमें आपको फुमडी मिले जाते हैं, गोल गोल हरे हरे बहुत बड़े एरिया में, यहाँ पे ऐसे कर करके ये फुमडीज होते हैं, वो ऐसी चीज़ें यहाँ पे बोली जाती हैं।
तो इस नेशनल पार्क के अंदर और ये फुमडी के किनारे लोग बसिंदे भी रहते हैं। जो फुमडी से क्वेश्चंस यूपीएससी पूछी है जो कि मैं आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। दूसरा जो इस डियर से क्वेश्चंस पूछा है यूपीएससी, वो भी मैं यहाँ पे उसकी डिटेलिंग दे रहा हूँ। इसका नाम है संघाई डियर और ये इंडेंजर्ड स्पेसीज है। तो इंडेंजर्ड स्पेसीज है, इसका जूलॉजिकल नाम है सर्वस एल्डी। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। इसकी लोकेशंस ऑलमोस्ट सेंटर में है, याद यहाँ पे वो याद रखिएगा। बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, ये याद रखिएगा। और यूपीएससी संघाई डियर पे भी क्वेश्चंस पूछ चुकी है, ये भी याद रखिएगा। तो ये ब्रो एंटलर डियर भी लिख दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यही डियर है जो संघाई डियर इसको बोला गया है। डांसिंग डियर भी इसको बोला जाता है। तो ये इस नाम से फेमस है। और इसकी जो फुमडीज है वो भी आपको मैं यहाँ पे बता दिया। तो अगर आप फुमडी के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो जाके गूगल पे फुमडी टाइप करिए, उसका पिक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये कैसा होता है। आगे बढ़ते हैं जो क्वेश्चन की तरफ, वो है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ पे लोकेशन है? तो इसकी लोकेशंस आप देख सकते हैं। इसकी लोकेशंस आपके सिक्किम में पड़ती है। तो सिक्किम में है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो ये एक ऐसा बायोस्फीयर और नेशनल पार्क रिजर्व है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट कर दिया गया है। कब? 2016 जुलाई में 2016 में। और ये पहला ऐसा जो नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व है जो भारत में मिक्स्ड हेरिटेज में आता है, यानी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का अमलगमेशंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस यूपीएससी और स्टेट पीसीएस ने बनाए हुए हैं, इसको भूलना नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ लेप्चा ट्राइब की सेटलमेंट भी पाई जाती है और इसके पास एक मोनेस्ट्री पाई जाती है जो कि बहुत फेमस मोनेस्ट्री है, उसका नाम है थोलंग मोनेस्ट्री। तो थोलंग मोनेस्ट्री कहाँ पाई जाती है याद रखिएगा। और ये जो पास मैंने एक दिखाया है गोचाला पास, वो कहाँ पे स्थित है? वो स्थित है आपके सिक्किम में। यहाँ से क्वेश्चंस कई बार बने हैं। तो ये कंचनजंगा जो है मंगन डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है और गैलसिंग डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ये सिक्किम में ही उपस्थित है। तो ये मिक्स क्राइटेरिया में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। आशा करते हैं इसका सारा चीज़ आपको कवर करा दिया हूँगा। नेक्स्ट जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ यहाँ पे वो नेशनल पार्क से है। तो नेशनल पार्क आज का आपके सामने मैं डाला हूँ, इसको आपको कमेंट सेक्शंस में आंसर देना है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, पर डे मैं यहाँ पे एक स्टेट का नेशनल पार्क आपसे पूछता हूँ और वो नेशनल पार्क स्टेट के सारे नेशनल पार्क होते हैं। तो जो भी इसमें से कोई भी एक जानेगा तो वेरी इजी होता है आपको आंसर देना, जिसके कारण आपको यहाँ पे क्या होगा, आसानी होगी और अच्छे से याद रखेंगे। तो यहाँ पे पहला है बक्सा टाइगर रिजर्व, दूसरा है गोरुमारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, तीसरा जल्दापारा नेशनल पार्क और चौथा है नेवरा वैली नेशनल पार्क, छठवा है सिंगालिया नेशनल पार्क और सातवां है सुंदरबन नेशनल पार्क। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, ये सारे चीज़ कहाँ हैं ये आपको कमेंट सेक्शंस में बताना है। पीआईबी का जो न्यूज़ है वो हम देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है क्या, सिटी ब्यूटी कंपटीशन। तो सिटी को कैसे ब्यूटी किया जा सकता है, उसी को सिटी की सुंदरता पे कंपटीशन रखा है। तो ये मिनिस्ट्री कौन सी लॉन्च किया गया है, इसको क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको डाला। तो पब्लिक स्पेस टू बी जज्ड ऑन एसेसिबिलिटी, एमेनिटी, एस्थेटिक और इकोलॉजी, यह सारे सौंदर्यीकरण के रूप में इसका डेवलपमेंट करा जाना है और इसको शॉर्ट लिस्ट भी करेगी। ब्यूटीफुल पब्लिक स्पेसेस अंडर वाटर फ्रंट, ग्रीन स्पेस होनी चाहिए, टूरिस्ट हेरिटेज स्पेस होनी चाहिए, मार्केट भी होनी चाहिए, कमर्शियल प्लेसेस कैटेगरी, ये सारी चीज़ को फैसिलिटेट करने की बात करी जा रही है किसके साथ, स्टेट और नेशनल लेवल पे, और इसको अवार्ड भी दिया जाएगा। ऐसी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम इनोग्रेट किए हैं 91 FM ट्रांसमीटर 28 अप्रैल को, और ये क्या होगा, ये 18 स्टेट और 2 यूटी में कवर करेगा। 2 करोड़ के आसपास पीपल जो है कवर किए गए हैं इस कवरेज में। और ये बहुत अच्छी बात है कि अभी एक लैंडमार्क एक्सपेंशन हुई है किस चीज़ की,
100 एपिसोड ऑफ मन की बात यहाँ पे कवर हो गई है। तो ये 100वां मन की बात का एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। याद रहे इससे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और ये बूस्ट करेगी रेडियो कनेक्टिविटी की देश में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक जो लेके आता है वो BCAS। ये क्या है BCAS? ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशंस है, जो क्या है, एक नेशनल रेगुलेटरी है फॉर सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो हम यहाँ पे 37th राइजिंग डे मना रहे हैं, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। तो इसकी 37th वर्षगांठ मनाई जा रही है। अभी रिसेंटली जो रिटायर्ड जनरल VK सिंह है, इसके स्टेट एविएशन मिनिस्ट्री संभालते हैं। तो देखते हैं आगे जो न्यूज आता है आपको मिलेगा। इंडिया UK अपनी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर, जो कि बहुत फेमस है, 2023 में यहाँ पे कमेंस करी है। कहाँ? सलिसबरी प्लेन्स पे, यूनाइटेड किंगडम में। तो ये जो है सलिसबरी प्लेन्स कहाँ पे है, ये क्वेश्चंस पूछ सकता है, इसलिए इसकी लोकेशंस को आप ज़रूर ध्यान दें, एक बार जाके विजिट जरूर करें। तो अजय वॉरियर 2023 किस कंट्री के बीच में होती है और ये कौवा एडिशन है, ये भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो ये 7वां एडिशन है। इसमें कौन से सोल्जर पार्ट किए हैं, तो रॉयल गोरखा राइफल्स यूनाइटेड किंगडम से और इंडियन आर्मी सोल्जर फ्रॉम बिहार रेजिमेंट से यहाँ पे पार्टिसिपेट करी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। अगर गोरखा राइफल वहाँ से लिख दे तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसलिए इस चीज़ को ध्यान दीजिए। बांग्लादेश के आर्मी चीफ भारत अभी आए हैं, कितने दिन की विजिट के लिए? 3 दिन की विजिट के लिए यहाँ पे। इनका नाम है सैफुद्दीन अहमद, जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं। तो 3 दिन की विजिट में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग एक्टिव इंगेजमेंट कर रहे हैं डिफेंस के साइड पे, और हाई लेवल एक्सचेंज होगी सर्विसेज, ऐसी यहाँ पे मीटिंग में बातें निकली हैं। तो नाम याद रखिएगा इनका। ये 3 दिन की विजिट के लिए भारत पहुँचे थे। आगे बढ़ते हैं। 3rd EDWG मीटिंग भुवनेश्वर में हुई है। तो EDWG क्या है? यह एक एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है, जो कि तीसरा है। वो कहाँ पे हुई है? तो भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा। तो जो भी उड़ीसा पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, इस स्टेटमेंट को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। किसके तहत ये हो रही है? G20 की मेज़बानी भारत कर रहा है। तो ये अपने देश के कोने कोने में जो प्रमुख राज्य हैं वहाँ पे ये सारी मीटिंग करवा रहे हैं। नारायण राणे जो अभी लॉन्च किए हैं CGTMC, तो ये माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस की एक स्कीम है, जो नारायण राणे MSME इंटरप्राइजेस, ये इसकी मिनिस्ट्री है, यहाँ पे लॉन्च की है। तो 9,000 करोड़ के आसपास बजट में बोला गया 23-24 की हम रिवैम्प करेंगे इस स्कीम को, और गारंटी करेंगे एडिशनल 2 लाख करोड़ आप माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को लोन दिया जाए, जिसके कारण ये सेक्टर और डेवलप करे। ध्यान रहे, अगर स्टार्टअप इंडिया की बात करी जा रही है, स्टैंड अप इंडिया की बात करी जा रही है देश में, तो ये सब इसीलिए है कि भारत की जो लघु उद्यमा है, जो MSME सेक्टर हैं, उसको बढ़ावा दिया जा सके ताकि वो और आगे जा सके। इंडिया और UK जो है ज्वाइंटली क्रिएट किए हैं इंडिया UK नेट जीरो इनोवेशंस। तो नेट जीरो इनोवेशंस कौन कौन कंट्री क्रिएट करी हैं? तो ये इंडिया UK ज्वाइंटली इस पर क्रिएट किए हैं। याद रखिए किस फील्ड में आएगा ये? तो ये साइंस इनोवेशंस के फील्ड में आएगा, ताकि साइंस में तरक्की हो और लोगों का डेवलपमेंट हो। तो ध्यान रहे, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने डाल दिया। अब बात आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, जो कि 3 दिन की यूनिक इनिशिएटिव यहाँ पे ली गई है मन की बात के लिए आपको, जो कि मैं पहले यहाँ पे बता दिया। और यहाँ पे आर्ट एग्जीबिशंस हुई है, जो जनशक्ति के अंदर यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे 100वां एपिसोड मन की बात में कंप्लीट किए हैं, और 100 एपिसोड में यहाँ पे 30 अप्रैल को यहाँ पे लॉन्च करने की बात करी जा रही है। तो डेट याद रहे, 30 अप्रैल को 100 जो एपिसोड होगा वो एयर किया जाएगा। कहाँ पे? रेडियो पे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एडिटोरियल है आज का फ्रेंड्स, वो आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एडिटोरियल ये है कि ये न्यूक्लियर को फेज आउट किया जा सकता है क्या, उसी पे यहाँ पे एडिटोरियल आई हुई है। तो उसकी डिटेलिंग हम लोग देखेंगे। तो जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी जो है रिसेंटली शट डाउन किया है अपना लास्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो जो कंट्री हैं, कुछ कंट्री यूरोप की, वो अपने पावर को, न्यूक्लियर पावर को शट डाउन कर रही हैं, और कोई कंपनी जो हैं, कई सारे कंट्रीज जो हैं अपने पावर को बढ़ा भी रही हैं।
तो न्यूक्लियर एक बहुत वर्ल्ड में डिमांडिंग एस्पेक्ट माना जा रहा है। किस चीज़ के लिए? एनर्जी के लिए। तो अगर कोई भी कंट्री अपने देश को आगे बढ़ाना चाहती हैं, अपने कंट्री के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो उनको क्या रिक्वायर्ड होगी? एनर्जी की। तो एनर्जी किस फील्ड से आ रही है? एक कोल से आ रही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी से आ रही है। तो ये तीनों जो सेक्टर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बिना इस एनर्जी के कोई कंट्री डेवलप नहीं कर सकती। तो ये इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, इसी को हम यहाँ पे देखेंगे। तो फ्रांस भी बहुत हद तक अपने पावर को यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है, कई सारी रिएक्टर की जो एजिंग रिएक्टर है उसको रिप्लेस कर रहा है। बहुत हद तक फ्रांस भी इसमें डिमिनिश कर रहा है अपनी चीज़ों को। लेकिन बात करी जाए अगर सोलर और विंड पावर की, जो कि एक ग्लोबल बहुत फेमस चीज़ें हो गई हैं आज के डेट में, तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि इंडिया को यहाँ पे फेज आउट नहीं करना चाहिए। तो पहली तो बात ये आती है यहाँ पे कि इंडिया अगर फेज आउट करेगा तो उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को हम लोग लास्ट में देखेंगे पॉइंट वाइज कि क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी। फॉसिल फ्यूल फ्री बनाने की अगर बात करी जाए तो वर्ल्ड में ये एक मुहिम चली है कि 2050 तक, 2070 तक, 2060 तक बहुत सारी कंट्री अपनी अपनी कार्बन जीरो इमिशंस की पॉलिसी लेके आई हैं, जो कि एक वेलकमिंग स्टेज है वर्ल्ड के लिए। क्यों? क्योंकि अगर एयर पॉल्यूशन इतना रहेगा और लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन ये सारे बढ़ेंगे, नॉइज पोल्यूशंस, तो सॉइल पोल्यूशन, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी किसको? हम ही लोगों को। हमारे अपने वर्ल्ड में जो अर्थ पृथ्वी है उसको हम लोग अगर इम्पैक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी इससे इम्पैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आगे एडिटोरियल में एडिटर क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें लास्ट 2 साल में जो चीज़ें हुई हैं उसके ऊपर इन्होंने फोकस किया है और कह रहे हैं यूक्रेन और जो रसिया की अभी युद्ध हुई है, तो न्यूक्लियर पावर को एक पुनर्जागरण के रूप में यहाँ पे देखा जा रहा है कि जिस कंट्री में न्यूक्लियर पावर है वो कहीं ना कहीं हद तक इस चीज़ को एक पावरफुल कंट्री के रूप में लोग उसको देखते हैं। अगर उस देश में न्यूक्लियर पावर नहीं है तो कहीं ना कहीं लोग उस कंट्री को थोड़ा दूसरे निगाह से देखते हैं, उस कंट्री को उतनी पावरफुल नहीं मानी जाती। इसीलिए इन 2 सालों में अगर बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा इसमें पुनर्जागरण हुई है, रिनेसांस हुई है, क्रांति के रूप में इसको देखा जा रहा है। यूरोप और यूएस, चाइना भी इसमें कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावर की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें कमियां नहीं नज़र आ रही हैं, लेकिन कुछ कंट्री को बात करी जाए तो अभी लास्ट अपना एक पहला जर्मनी बंद किया है। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है। साउथ कोरिया भी इसमें बात बोली गई है कि वो अपने इस न्यूक्लियर पावर शेयर को भी बढ़ा रहा है। कुछ कंट्री बढ़ा रही हैं, कुछ कंट्री इस पर सोच विचार कर रही हैं। तो क्यों इसको बढ़ावा दिया जा रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। जापान भी बहुत हद तक अपनी इस चीज़ को शट डाउन कर दिया था रिएक्टर को, लेकिन फुकुशिमा का एक्सीडेंट जो हुआ उसकी वजह से और भी ये यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है। तो फुकुशिमा का एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? ये 2011 में जापान में हुआ था, याद रखिएगा। स्टेट पीसेस का यहाँ से क्वेश्चंस कई बार बने हैं, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप लोगों को मैं यहाँ पे इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो 10 जो है रिएक्टर अभी यहाँ पे और स्टार्ट करने वाला है जापान, और 10 और स्टार्ट करेगा आने वाले समय में। तो ये ऐसी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। क्यों? क्योंकि पहले जो थी वो चीज़ें एनर्जी की उतनी डिमांड नहीं थी, क्योंकि पॉपुलेशंस उतने थे नहीं। लेकिन अब जो है मॉडर्न लाइफ में यहाँ पे बहुत सारी डिमांड बढ़ गई है। किस चीज़ की? एनर्जी की। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन चाहिए। अब प्रोडक्शन नहीं होगा आपकी तो आपके देश में डेवलपमेंट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा, आपकी इकोनॉमी सिंक कर जाएगी, जिसके कारण आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो डिपेंडेंट बनने से अच्छा है यहाँ पे लोग यहाँ पे एक्सपेंसिव करें यहाँ पे इस चीज़ में। और जो कंट्री अगर न्यूक्लियर को नहीं अडॉप्ट कर रही हैं, ये बोला जा रहा है, तो वो लिक्विड नेचुरल गैस की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, लेकिन ये भी पॉल्यूशंस मचाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक जगह एनर्जी नहीं ले रहे हैं तो दूसरी जगह एनर्जी आप ले ही रहे हैं। मान लीजिए अगर न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ नहीं जा रहे हैं तो आप लिक्विफाइड नेचुरल गैस की तरफ जा रहे हैं, आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं से एनर्जी चाहिए ही चाहिए अपने डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पे बात बोली जा रही है।
यूके जो है बात बोला है कि विदाउट स्केलिंग अप न्यूक्लियर पावर इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू डीकार्बनाइज द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। तो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा कार्बन का प्रयोग होता है, कोयले का प्रयोग होता है, ये सभी लोग जानते हैं। एनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा भारत भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शंस किस चीज़ से करता है? कोयले से करता है। किसका करता है? इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शंस वर्ल्ड भी सबसे ज़्यादा कर रही हैं, लेकिन यूके यहाँ पे अपना स्टेटमेंट दिया है कि अभी भी इसको डीकार्बनाइज नहीं कर सकते हम। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करना है तो हमें इस चीज़ का कहीं ना कहीं आगे इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर पावर ग्रीन है कि नहीं है, उसकी बातें भी एक क्वेश्चनेबल है, यहाँ पे बातें बोली गई हैं। ये सच बात है कि न्यूक्लियर पावर जो एनर्जी हम लोग रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं, मॉड्यूलेटर का इस्तेमाल करते हैं, इस चीज़ का इस्तेमाल करके हम जो एनर्जी बनाते हैं यूरेनियम से, वह उसका कंट्रोल मानव के हाथ पे है। लेकिन क्या ये ग्रीन एनर्जी है? तो इस पर भी बहुत सारे लोगों का अलग अलग विचार है, अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ पे बात करी जाए कि ये लो कार्बन तो करता है और एक लाइफ साइकिल कॉस्ट को भी यहाँ पे कम करता है। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस है वो भी यहाँ कम आ जाते हैं, क्योंकि इसको लंबे समय तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या निकल के आती है? अगर एक बार ये लीक हुई तो मानव को बहुत सारी प्रॉब्लम कर सकती है। तो ह्यूमन बीइंग के लिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है ये न्यूक्लियर पावर एनर्जी। तो न्यूक्लियर पावर एनर्जी आज के डेट में बात करी जाए रिन्यूएबल पे शिफ्ट करने की, जो कि एडिटर साहब बोल रहे हैं अगर कि रिन्यूएबल पे शिफ्ट करना आसान नहीं है, इसलिए जो हमारे पास एनर्जी है, जो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको हम सही से रेगुलेट करके आगे बढ़ सकते हैं और जो फर्म पावर है उसको हम बढ़ा सकते हैं। बात करी जा रही है बैटरी पे शिफ्ट होने की, तो जो कि बहुत सारा एक्सपेंसिव है। आने वाले समय में एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। कह रहे हैं हर जगह बैटरी आपको नज़र आ सकती है। तो बैटरी महंगी भी है इसकी अपेक्षा, न्यूक्लियर पावर एनर्जी की अपेक्षा अगर बात करी जाए ब्रॉड वे में, तो ये ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। ये एक एसेट के रूप में न्यूक्लियर एनर्जी की यूज करने की बात करी गई है, तभी ये चीज़ आपको अच्छे से किसी भी कंट्री को ये अच्छे से उपयोग करने की बातें बोली जा रही हैं। हालांकि ये खतरनाक है, लेकिन फिर भी इसको रेगुलेट किया जाए और सही तरीके से इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। बात करी जा रही है विंड और सोलर एनर्जी, तो इसके अल्टरनेटिव बनाने के लिए सोचा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम हैं। जो कि पहली प्रॉब्लम तो कॉस्ट है, दूसरी प्रॉब्लम स्किलिंग है, तीसरी प्रॉब्लम इसको ट्रांसपोर्टेशन है, चौथी प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग है। बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो निकल के आते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी और इफ़िशियंसी भी एक प्रॉब्लम है, किस हद तक ये एनर्जी प्रोवाइड करती है सोलर और विंड पावर, वो भी देखने योग्य बातें हैं। तो लोग नेचुरल गैस की तरफ तभी शिफ्ट होंगे जब यहाँ से अगर कोई एक लेवल तक अपनी चीज़ों को अचीव कर लेगा। तो मान लीजिए अगर हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है न्यूक्लियर पावर में, अब अभी यहीं पे हैं हम, तो इस चीज़ को हम अचीव करेंगे और तभी जाके हमको अगर कोई अल्टरनेटिव मिलता है कि न्यूक्लियर पावर को नहीं यूज किया जाए, तभी हम उस चीज़ को एडॉप्ट करेंगे। अदरवाइज हमें इस पर चलते रहना चाहिए, इस पर रुकना नहीं चाहिए, और ये ऐसा एडिटर का बोलना है। रेसिस्टेंस टू न्यूक्लियर एनर्जी इज आल्सो ड्रिवन बाय फियर और सेफ्टी। कई लोग इस चीज़ को यूज करने से डरते हैं, जो कि सच बात है। अगर एक डिजास्टर हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम निकल के आती हैं, जैसा कि हम लोग देखते हैं बहुत सारे वर्ल्ड में, बहुत सारे कंट्री में अपने ये लीक हुई हैं, ये डिजास्टर हुई हैं। तो ये एक मानव हानि है, कई सारे जनरेशन्स को इम्पैक्ट करके जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखे हैं। तो न्यूक्लियर की प्रोलिफरेशन के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए सैंक्शंस लगाता रहता है ईरान पे और कई सारी कंट्री पे, यूएस, वो चीज़ हम लोग जानते ही हैं। इसकी ओल्डर डिज़ाइन जो है, अगर डिज़ाइन की बात करी जाए कि इसकी इफ़िशियंसी कैसी है, इसका सिस्टम काम करके कैसे करता है, पुराना सिस्टम कैसे काम करता था, उस पर अगर बात करी जा रही है, तो इसकी रिक्वायर्ड होती है एक्टिव कूलिंग पंप की, जो कि बात करी जा रही है कि अभी का जो कूलिंग पंप है वह छोटा छोटा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और मॉड्यूलेटर इसमें इस्तेमाल होता है रिएक्टर के रूप में, जिसके कारण ये एनर्जी प्रोवाइड करने में सक्षम होता है। लेकिन बात करी जा रही है यहाँ एक्सीडेंट की, तो चेरनोबिल
यूक्रेन में है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस यूपीएससी में तो आए ही हैं, स्टेट पीसीएस वालों ने घूम घूम के क्वेश्चन पटक पटक के यहाँ क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए इस चीज़ को भूलना नहीं है। तो चेरनोबिल कब हुआ था, आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं अगर आपको पता हो। तो चेरनोबिल का एक्सीडेंट आपके यूक्रेन में हुआ था, जो कि बहुत पुराना है और ये बहुत डिजास्टर्स और बहुत सारी कैजुअलिटीज़ यहाँ पे हुई थी। दूसरा जो चैलेंज है वो कॉस्ट का है कि हम कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर पावर भी कोई सस्ता नहीं है, इसको इंस्टॉल करने में बहुत सारी कंट्री का भारत मदद लेता है, जैसे कि रसिया का मदद लिया, बहुत सारे कंट्री का हम मदद लेते हैं, तब जाके कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट हम अपने कंट्री में सेटअप कर पाते हैं, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है, एक कंट्री की सहायता लेनी पड़ जाती है इसमें। और यहाँ पे आगे बातें ये बोली जा रही हैं कि यह एक बिलीव है कि हम जो है कॉस्ट स्ट्रक्चर को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। और कैसे रोक सकते हैं कि छोटा छोटा हम यहाँ पे मॉड्यूलेटर इस्तेमाल करें और नया जो डिज़ाइन है मॉडर्न तरीके से उसका इस्तेमाल करके स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर का इस्तेमाल करके हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं और अपने ही देश में ये सारी चीज़ें डिज़ाइन हो सकती हैं अगर इस पर वर्क किया जाए। ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। दूसरा जो एंगल निकल के आ रहा है कि इंडिया का जो है लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल है हाइड्रो पावर में। यहाँ पे इंडिया के पास कैपेसिटी की बात नहीं करी जा रही है, ये ग्रोथ पोटेंशियल की बात करी जा रही है। तो ग्रोथ जो पोटेंशियल है हाइड्रो पावर में वो कम है, हालांकि भारत में नदियाँ तो अधिक हैं, लेकिन जो हम लोगों का ग्रोथ पोटेंशियल है वो कम है। और यहाँ की डाइवर्सिटी को देखते हुए, कंजर्वेशन प्लान को देखते हुए, इन्वायरमेंटलिस्ट को देखते हुए हम लोग इसके कैपेसिटी का इस्तेमाल बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो जो एक सिस्मोलॉजिकल फैक्टर भी बताई गई है कि हिमालय का बेल्ट यहाँ पे रहता है, जिसके कारण हाइड्रो पावर अगर रोकते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, ऐसा मानना है। इसीलिए इसका अल्टरनेटिव क्या है, तो इसका अल्टरनेटिव हम लोग कोल पे हैं। और अल्टरनेटिव कोल का हम लोग क्या देखे हैं, तो न्यूक्लियर पावर यहाँ पे देख रहे हैं। तो कोल का अल्टरनेटिव खोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2070 तक का जो कार्बन फ्री टारगेट भारत रखा है उस चीज़ का इस्तेमाल अगर करना है तो हमें इस चीज़ की तरफ जाना पड़ेगा, न्यूक्लियर पावर की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि इसका पोल्यूशंस जो है, स्मोक, ये सारी चीज़ें एकदम नेग्लिजिबल है। इसको बस अच्छे से रेगुलेट करने की ज़रूरत है और कोई चीज़ लीक ना हो, इसकी अटेंटिव रहने की ज़रूरत है जो भी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। तो कोई भी अगर रिएक्टर सही से काम करता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो सकती, लगभग ऐसी बातें बोली जा रही हैं। लेकिन उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू और है जो कि आगे मैं आपको स्लाइड में बताऊंगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोली जा रही है कि नियरली 210 गीगावाट ऑफ द कोल कैपेसिटी भारत की है, जो कि 73% ऑफ द, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, 73% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इंडिया प्रोड्यूस करता है। लेकिन वहीं पे न्यूक्लियर की बात करी जाए तो हम लोग के पास केवल 3.2% है। तो हम इसे क्यों नहीं बढ़ाएं? तो हमारे रिसर्च और डिपार्टमेंट DEAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से ये बातें कही जा रही है कि यह वी कैन कंक्लूड दैट बिजनेस एट यूजुअल कैन नॉट कंटिन्यू। तो हम सामान्यतः इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू नहीं कर सकते, ऐसी बातें ये पे बोली हैं। लेकिन न्यूक्लियर की तरफ हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है, न्यूक्लियर की तरफ आगे थोड़ा बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे 3.2% बोली जा रही है इसका इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ पे बात आती है NPCI की। तो NPCI यहाँ पे NTPC जो है इनकी मोनोपोली बताई गई है कि ऑल रिएक्टर आर ऑपरेटेड बाय द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NTPC, जो इनकी मोनोपोली बताई गई है। तो हालांकि एडिटर ये भी बोलते हैं हम इसको ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसको प्राइवेटाइज कर दीजिए, ये गवर्नमेंट ऑपरेटेड अंडर में हो, लेकिन जो नेट जीरो का प्लान भारत ने बताया है 2017 तक, वो कैसे अचीव होगा, इसलिए वी नीड समथिंग लाइक 100 गीगावाट बाई 2015। तो हमको किसी चीज़ की आवश्यकता है जो 100 गीगावाट तक प्रोडक्शंस करके दे और तब जाके हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वी विल नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल मॉड्यूलेटर एंड लार्ज रिएक्टर। तो लार्ज रिएक्टर की आवश्यकता है, स्मॉल मॉड्यूलेटर की आवश्यकता है, बट इट कैन नॉट बी डन बाय वन कंपनी। तो एक कंपनी अगर इसमें कोई आती है तो वो नहीं कर सकती, इसलिए सबको मिल के आना पड़ेगा, तभी मल्टीपल कंपनी आएंगी, तब जाके इसका समाधान निकल पाएगा। ऐसा बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। पॉलिसी की बातें बोली जा रही हैं तो एक इनेबलिंग फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती है
जिसके कारण हम इस चीज़ को आगे ले जा सकते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आएगी। वैल्यूज़ की बात करी गई है न्यूक्लियर पावर की, तो ये लो कार्बन और फॉर्म रिलायबल होता है, ये सभी लोग जानते हैं, जिसके कारण वर्ल्ड में इसको तवज्जो दिया जा रहा है। तो न्यूक्लियर पावर एक बहुत अच्छी चीज़ों को भी देता है, तो साथ साथ डिजास्टर्स के रूप में भी यहाँ पे वर्ल्ड में देखा जाता है। ऑटोमेटिकली ग्रो की बातें करी जा रही हैं अगर इसकी, तो ये एक वैल्यू चैन में बातें करी जा रही है कि यहाँ पे ये रिलायबल है और ये फॉर्म को डेवलप कर सकता है किसी भी चीज़ में, अगर एनर्जी की बात करी जा रही है। फिर भी यहाँ पे ये बोलते हैं कि मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि इसको टारगेट करूँ, लेकिन फिर भी इसको X% तक इसको ले जाने की बात करी जा रही है। किसको? न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने की बात करी जा रही है। अगर कोई भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो उसकी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, और गवर्नमेंट उसकी अल्टरनेटिव रखेगी तभी हम लोग किसी चीज़ पे शिफ्ट होकेंगे। और यहाँ पे सिविल की जो लाइबिलिटी है वो सपोर्ट करनी चाहिए मैकेनिज्म में, मैटर में, तब जाके इसकी अप्रूवल मिलती है। अगर बात करी जाए सिविल अप्रूवल की, तो सिविल अप्रूवल ये है जो भी सप्लाई करेगा मटेरियल यहाँ पे किसको, इस न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर करेगा। कोई भी डिजास्टर होता है तो वो उस चीज़ को बियर करेगा, ऐसा बात यहाँ पे अभी है। अभी यहाँ पे आई एम नीदर सेइंग न्यूक्लियर मस्ट ग्रो नॉर सेइंग वी मस्ट किल न्यूक्लियर, तो बिकॉज ऑफ इट हैज़ नॉट ग्रोन। तो अभी तक ये इसका कोई डेवलपमेंट तो भारत में हुआ ही नहीं है, क्योंकि हम पहले ही बताएं आपको कि इसका 3.2% तक ये सारी चीज़ें हुई हैं, अभी आगे और बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इसको ये भी दो अर्थ में बोल रहे हैं कि अभी इसको आगे थोड़ा बढ़ा सकते हैं हम लोग, जिसके कारण इसमें कोई डेवलपमेंट एक हद तक हम लोग पहुँचेंगे, तभी जाके इसको हम एनर्जी की उपयोगिता को समझ पाएंगे और उपयोग कर पाएंगे। तो अगर डेवलप होना है तो इधर से ही रास्ता है, क्योंकि अभी कोई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट के पास ना ही साइंटिस्ट एक्सपर्ट के पास दिख रहा है। ये सारी चीज़ें आपको इस स्लाइड में बताई गई हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्या कि राजनाथ सिंह चाइना के डिफेंस के साथ एक मीटिंग रखे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और यहाँ पे चाइना के जो काउंटर पार्ट हैं इनके, वो क्या हैं? ली सांगफू। तो ली सांगफू चाइना के काउंटर पार्ट हैं, मिनिस्टर हैं और कैबिनेट मिनिस्टर। यहाँ पे देखते हैं क्या बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। तो डिस्कशन डेवलपमेंट शुरू है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए। भारत की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को आप लोग देखेंगे, अगर ये सारी चीज़ें, अगर ये अपना इंडिया है तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत का यहाँ पे है, ये चीज़ें, ये मैकमिलन लाइन है, ये रेड क्लिफ लाइन है। तो पाकिस्तान से रेड क्लिफ लाइन निकलती है और बांग्लादेश से भी रेड क्लिफ लाइन निकलती है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं बांग्लादेश से क्या निकलती है, तो याद रहे दोनों एक ही समय में पैदा हुए थे, इसलिए रेड क्लिफ लाइन यहाँ से भी निकलती है। मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश में निकलती है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल निकलती है आपका लद्दाख से। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आगे जो न्यूज़ में आएगा वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी। यहाँ पे माइंडलेस वायलेंस की बात करी गई है। अभी रिसेंटली बस्तर में, आपके साउथ के बस्तर में, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो पड़ता है, वहाँ पे पावरफुल आईईडी ब्लास्ट हुई है, जिसके कारण कई सारे लोगों की डेथ हो गई है, हमारे मिलिट्री पर्सनल की डेथ हो गई है। इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे न्यूज़ दी गई है। तो एक आइडियोलॉजी डेवलपमेंट करने की बात करी गई है, इनको कैसे हम डील कर सकते हैं। अगर अपने के साथ लड़ाई कर रहे हैं, जो कि गलत बात है, तो इसको हम लोगों को समझना चाहिए, यहाँ की टेरेन टोपोग्राफी को समझना चाहिए। और इनको अगर मोइस्ट को डील करना है तो हमें इस चीज़ के बारे में, इनके ऑब्स्टेकल के बारे में हमें समझना होगा। और ये एक शांत प्रकार से, यहाँ के जो ट्राइबल है ये भी इसमें फंस गए हैं कि ये किसका साथ दें किसका नहीं दें, ये ऐसा बातें यहाँ पे बोली गई हैं। तो गवर्नमेंट के लिए क्या हिदायत दी गई है यहाँ पे, गवर्नमेंट भी कंटिन्यू करे अपनी ट्राइब की सपोर्ट करे, किस चीज़ के लिए, कि लोगों के कॉन्फिडेंस को, ट्राइबल के कॉन्फिडेंस को जीते, और एक निश्चित मात्रा में यहाँ पे एक जो आंदोलन हो रहे हैं उस तब जाके कम हो पाएंगे, इसलिए ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। किलर माफिया का जो एक एडिटोरियल आया है कि इलीगल जो माइनिंग चल रही है तमिलनाडु में उसको रोकने की बात करी गई है। अब देखते हैं, अभी रिसेंटली एक मर्डर हुआ है लॉर्डू फ्रांसिस की, वो एक विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। तो ये लॉर्डू फ्रांसिस का अभी मर्डर हो चुका है, और ऐसी बातें यहाँ पे एडिटोरियल में बोली जा रही हैं कि ये एक पहले नहीं है जिनका डेथ हुआ है, और भी कई सारे हैं जिनका डेथ हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं
और तिरुनेलवेली में 33 साल के एक पुलिस कांस्टेबल का ब्रूटली मर्डर हुआ। फिर इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है जो बोल रहे हैं कि पब्लिक सर्वेंट का डेथ होता रहता है, कलेक्टर को भी मारने की यहाँ पे बातें बोली गई हैं रघुनंदन जी को, जो कि बच गए अटेम्प्ट टू किल। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का, माफिया लोग का यहाँ पे चलता है, जो एक प्रकार से वो अपना संगठन और ग्रुप बना के इस चीज़ की माइनिंग करते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। तो जिसके कारण अगर नदियों से, रिवर से आप माइनिंग करके सैंड को लेके जा रहे हैं तो रिवर का जो वाटर लेवल है वो कितना नीचे चला जाएगा, जिसके कारण रिवर डेड हो जाएगी। रिवर डेड हो जाएगी तो वहाँ के जो फ्लोरा फौना है वो भी डेड हो जाएंगे। फ्लोरा फौना डेड हो जाएंगे तो आपको रिसोर्स मिलना बंद हो जाएगा। रिसोर्स मिलना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे देश की डेवलपमेंट रुकेगी, कहीं ना कहीं हम ही सेल्फ इम्पैक्ट होंगे उस चीज़ से। तो सारी चीज़ें इंटरलिंक हैं। अगर हम ऐसे देखते हैं तो इस चीज़ को हम पाते हैं कि हम लोग अपना ही नुकसान करने के लिए उतावले हैं, बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पैसे की आवश्यकता है। एक पैसा ही है जो व्यक्ति को चारों तरफ खींच रहा है। ये सारी चीज़ें ऐसे इंटरलिंक करके देख सकते हैं। क्रिटिकल क्या हो सकती है यहाँ पे हम लोग ये चीज़ें, तो गवर्नमेंट को एक स्टेप लेना चाहिए अच्छे से कि कैसे इस चीज़ को स्टॉप करे, इलीगल माइनिंग को, इस पे सपोर्ट न दे। अगर कोई भी चीज़ होती है तो यहाँ पे जीरो टॉलरेंस की बात करी गई है। MK स्टालिन जो है, इनको अभी जो रिसेंटली मर्डर हुआ है लोर्दू फ्रांसिस जी का, उनको 1 करोड़ का एक सोलेटियम दिए हुए हैं और अपॉइंट किए हैं किसको, एक VO फैमिली को, VO में एक फैमिली मेंबर को सर्विस भी दे दी गई है। MK स्टालिन आपके चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के। यहाँ पे बहुत अच्छी बातें बोली गई हैं। अगर हम किसी को सच्चे तरीके से यहाँ पे इस चीज़ को हटाना चाहते हैं, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखना चाहते हैं, तो हमको क्या करना होगा, हमको फ्रेमवर्क लाना होगा, रूल्स और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना होगा, ना कि हमको किसी को यहाँ पे सोलेटियम देने की ज़रूरत है, ना कि कोई जॉब देने की अभी ज़रूरत है। अगर हम पॉलिसी लेके आएंगे तो वहाँ पे वो चीज़ों को सेफ होगी। और ये गवर्नमेंट की फेलियर बताई जा रही है कि इतने लंबे समय से यहाँ पे माइनिंग चल रही है, फिर भी लोगों की डेथ हो रही है, और डेथ होने के बाद ऑफिसर्स को यहाँ पे उनको कंपनसेशन दे दिया जा रहा है, सोलेटियम दे जा रहा है। लेकिन यह एक अच्छी बात नहीं बोली जा रही है एडिटर साहब के द्वारा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डार्विन की थ्योरी पे है। याद रहे आपको, आपके NCERT चैप्टर से, NCERT के बुक से ये डार्विन की थ्योरी को हटाने की बात चल रही है। देखते हैं ये क्या होता है। गवर्नमेंट इसको हटाने की बात चली है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो डार्विन जो क्या दिए थे, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिए थे, वो याद रखिएगा। इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बोली जा रही है। तो HRD मिनिस्टर ने बोला है, HRD सत्यपाल सिंह का कहना है कि डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन साइंटिफिकली जो है वो गलत है, इन्होंने ऐसी बातें बोली हैं। तो इनका भी नाम याद रखिएगा। और ये जो है रिमूव किया जाएगा इंडियन स्कूल एंड कॉलेज करिकुलम से, हमारे भारतीय स्कूल और उसके करिकुलम से इसको हटा दिया जाएगा। बात करी जा रही है जब 106वां इंडियन साइंस कांग्रेस हुआ था, उसमें भी थ्योरी ऑफ दशवतारा को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था कि यह बहुत अच्छा इवोल्यूशन सिस्टम है। किसके अपेक्षा? डार्विन थ्योरी के अपेक्षा। तो देखते हैं अब क्या निकल के आती है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT जो है ड्रॉप करेगी किस चीज़ को? डार्विन थ्योरी को, और इसकी एग्जामिनेशन को क्लास 9th और 10th से, ये एकेडमिक ईयर 21-22 की बातें बोली गई हैं। तो इंटायर सेशंस क्लास 10 से यहाँ पे हटा देने की बात चली है, जो कि हटा दिया गया है, ड्रॉप कर दिया गया है। अब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि क्या आवश्यकता है डार्विन थ्योरी की, और टीचिंग में भी चेंज करने की कोई आवश्यकता है। तो साइंटिस्ट और एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री इस चीज़ का बहुत सारा उदाहरण देते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हम लोगों को कोई एग्जाम्पल देना हो, समझाना हो बच्चों को अपने एकेडमी में, लैब में, क्लास में, किसी भी चीज़ का, तो हम इनका इस्तेमाल करते चले आए हैं, जिनके कारण कह रहे हैं कि ये बहुत आवश्यक है और इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बींग की बात करी जा रही है। तो डार्विन थ्योरी नॉट ओनली एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बींग, जो कि एक फॉर्म्स ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो अगर मानव का उत्पत्ति की बात किया जाए तो मानव पहले 4 पैर से चलता था, लेकिन धीरे धीरे ये इरेक्ट हो गया। तो होमो इरेक्टस जब आए तो होमो इरेक्टस एक सीधा प्राणी थे, जो ह्यूमन को पिछले जो हम लोग थे वो 4 पैर से 2 पैर पे चले गए। तो होमो इरेक्टस ही पहले थे जो बाईपेडल हो गए, और होमो इरेक्टस को इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये सीधा चलने लगे अपने 2 पैरों पे। ये इवोल्यूशनरी जो थ्योरी दी गई है आपको, वो डार्विन के थ्योरी के अनुसार हम लोग बोलते हैं। तो
तो यहाँ पे अगर इसको हम हटाते हैं, डिप्राइव करते हैं स्टूडेंट को इस इन्फॉर्मेशन से, तो ये बहुत ही डेंजरस होगा, क्योंकि इसका उदाहरण, इसका एक्सप्लेनेशंस हम लोगों को बहुत हद तक साइंस को समझने में मदद करती है और उसकी थ्योरी को भी समझने में मदद करती है। डार्विन मस्ट स्टे इन आवर टेक्स्ट बुक, ऐसा बात बोली जा रही है। देखते हैं किस हद तक ये चीज़ें चलती हैं, क्या कोई चीज़ें हट जाती हैं कि नहीं। डार्विन जब रिसर्च कर रहे थे तो उनको एक फॉसिल्स के ऊपर एक जियोलॉजिस्ट ने, एक जियोलॉजिस्ट की बुक दी गई। उस जियोलॉजिस्ट का बुक का नाम था चार्ल्स लेली, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। इस बुक को दिया गया जिसकी मदद से वो इस चीज़ का निर्माण कर सके। एक कैप्टन HMS बीगल एक शिप थी, उसके कैप्टन ने ये चीज़ें उनको प्रोवाइड करी, जिसके कारण वो उस चीज़ को पढ़ के और समझ के एनालिसिस करने के बाद ही उस चीज़ का वो थ्योरी निकाल के लाए थे। बात करी जाए अगर रैंडम म्यूटेशन की, तो ये हम लोग देखते हैं कि रैंडम म्यूटेशंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता रहता है और ये इन्फ्लुएंस करता है लील्स की थ्योरी को। तो जो लील्स की थ्योरी है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो गई, वो भी इम्पैक्ट हो गई, ऐसा बात बोला जा रहा है। हार्वर्ड टॉक्स ऑफ जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। तो जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, तो लैमार्क की थ्योरी क्या कहती है? लैमार्क की थ्योरी कहती है इवोल्यूशन बिफोर डार्विन। तो ये इनकी जो चीज़ें हैं लैमार्क की, वो लैमार्क और डार्विन में कंफ्यूज नहीं होगा। ये ओरिजिन आप थ्योरी दिए हैं, वो इवोल्यूशनरी थ्योरी दिए हैं। तो लैमार्क जो है ये इवोल्यूशनरी थ्योरी दिए हैं, डार्विन जो है ओरिजिन की थ्योरी दिए हैं। ये एक प्रोसेस है जो इंक्लूड करता है एक्यूमुलेशन ऑफ चेंज ओवर टाइम और इंटेलिजेंट डिजाइनर की भी बातें यहाँ पे बोली गई हैं जो कि इन्वॉल्व करता है। तो इंटेलिजेंट डिजाइनर यहाँ पे ह्यूमन के आसपास इनकी बातें बोली जा रही हैं। नेक्स्ट जो बातें ये बोली जा रही हैं कि डार्विन ये भी देखते हैं कि नेचुरल जो वर्ल्ड है वह कैसे कार्य करता है और इसको कैसे इम्पैक्ट करेगा। अगर सोशल बिलीफ को, इस चीज़ को क्लासरूम से हम लोग हटाएंगे तो लोगों के सोशल बिलीफ को समय के अनुसार ये इम्पैक्ट करेगा, और इस चीज़ पे बात बोली गई है। तो डार्विन की थ्योरी एक इसेंशियल चीज़ें हैं कि कैसे लोगों को हम समझाएंगे, और एक लेजर फेयर इकोनॉमिक होनी चाहिए। लेजर फेयर मतलब कि नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, और इसमें तभी जाके ये चीज़ें डेवलप होंगी। जैसे कि माल्थस, एडम स्मिथ, ये सारे लोगों ने इस चीज़ का उपयोग किया और कई सारी चीज़ों में इसका एक्सप्लेनेशन भी दी। माल्थस भी इसको प्रोपाउंड की अपने थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में इन 1978 में। इतने पुराने जो वैज्ञानिक हैं इसका उपयोग करके अगर बताए हैं तो ये चीज़ें कहाँ हद तक गलत हैं, हम लोग इस थ्योरी को कहाँ तक गलत करें। तो ये न्यूज़ में आ चुका है, इस चीज़ के लिए आप इसमें ध्यान दीजिए। माल्थस बहुत पुराने साइंटिस्ट थे, सोशल साइंटिस्ट। इन्होंने थ्योरी दिया था क्या? माल्थुजियन थ्योरी दिए थे 1798 में, जो पॉपुलेशंस के ऊपर है कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है। तो एक पॉपुलेशन 2 में होती है, 2 पॉपुलेशन 4 में होती है, 4 पॉपुलेशन 8 में हो जाएगी। ये इनकी पॉपुलेशन थ्योरी थी। डार्विन की जो बात बोली जा रही है वो इन्फ्लुएंस करेगी किसको? बहुत सारे ऐसे लिविंग बींग्स जो सरवाइव करते हैं और कैरी वेरिएशन टू गिव देम इन एज ओवर अदर। तो ये चीज़ें बोली जा रही है, नेचुरल सिलेक्शंस की बातें ये दिए थे कि नेचर जिसको सेलेक्ट करता है वो सर्वाइव होता है। ये ऐसी चीज़ें यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन की बातें बोली गई। यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो कि एक गलत चीज़ है। तो हर्बर्ट स्पेंसर की जो आइडिया थी वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थी, जो 1864 में ये चीज़ें बोली गई। कई लोग कन्फ्यूजन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन का है, तो यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। ये हर्बर्ट स्पेंसर ने एक उदाहरण में इस चीज़ का इस्तेमाल किया है। और सोशल डार्विनिज्म की भी इसी की ही चर्चा है। सोशल डार्विनिज्म इसी को बोला गया है। देखते हैं आगे किस हद तक ये लोगों के फूड हैबिट और हंट करने के सिस्टम को, सारा उदाहरण हम लोग इसी के अनुसार देते थे। अब आगे चल के किस चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे वो सोचने पे विवश होना पड़ेगा। तो लैमार्क की जो थ्योरी है वो मैंने आपको बताया। यहाँ पे आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है कि स्टूडेंट को क्यों टीचर और स्कूल में किस कंसर्न में यहाँ पे स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए या फिर इसको हटा देना चाहिए, इस पे एडिटर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसको अलग तरीके से चेंज करके पैटर्न हम पढ़ा सकते हैं, ना कि इसको एलिमिनेट और हटाने की, रिमूव करने की बात कही जा रही है। तो ये क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंट है। इसको हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, साइंटिफिक चीज़ें हैं, तो इसको हमें क्लास में चलाते रहना चाहिए, लेकिन इसको सही तरीके से बच्चों को समझाने की ज़रूरत है
तभी यहाँ पे चीज़ें सही तरीके से क्लासरूम में चलेगी और हम इनकलकेट करेंगे, एक क्रिटिकल माइंड भी जनरेट कर पाएंगे, नहीं तो ये चीज़ें बहुत हद तक बिगड़ जाएंगी। आगे देखते हैं, रिसेंटली कुछ पेंगुइन जो थे भारत में लाए गए थे आपके कौन से जू में, तो वो थी जू आपकी वर्ल्ड पेंगुइन डे मनाया गया 25 अप्रैल को। और यहाँ पे एक डॉक्टर है जो किससे मिले, बाइकुला जू में। बाइकुला जू कहाँ है, यहाँ पे मुंबई में है आपके। और मुंबई में देखिए पेंगुइन कैसे डॉक्टर को यहाँ पे देख रही है, तो इसको सेलिब्रेट किया गया है। पेंगुइन डे अगर पूछ ले तो ध्यान रहे 25 अप्रैल को मनाया गया है। कुछ साल पहले पेंगुइन जो लाई गई थी, उस पेंगुइन का मुंबई में डेथ हो गया था, क्योंकि ये आइस क्लाइमेट में रहती हैं और जिसके कारण यहाँ पे इनको अपने आप को अडाप्ट करने में प्रॉब्लम हुई और ये डेथ कर गई। ये न्यूज़ में थी, लेकिन अभी रिसेंटली 2 पेंगुइन यहाँ दिख रही हैं और ये एक डॉक्टर को देख रही हैं। पेंगुइन रिसेंटली सेलिब्रेट करी गई है, पेंगुइन वर्ल्ड पेंगुइन डे 25 अप्रैल को, इसीलिए ये न्यूज़ में है। ये यहाँ पे बात करी जा रही है कि जो सी लेवल है वो बहुत तीव्र गति से राइज हो रहा है, जो कैजुअलिटी क्रिएट कर सकता है और डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022। तो ये WMO रिलीज करता है सबसे पहले, तो ये जान लीजिए इस रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है। इसकी डिटेलिंग मैं आपको पहले दे चुका हूँ, लेकिन द हिंदू आज कवर किया गया है, इसलिए इसके बारे में यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं इसके डाटा को हम सीधे देखेंगे कि सी लेवल कहाँ कहाँ राइज हो रहा है, ग्लेशियर कहाँ कहाँ पिघल रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। राइज हो रहा है जो डिजास्टर्स तरीके से सी लेवल, जो किसको इम्पैक्ट करेगा, तो डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे किस पे, वेदर पे, एग्रीकल्चर पे, ग्राउंड वाटर क्राइसिस आएगी, सोशल डिस्पैरिटीज़ बढ़ेगी, पॉवर्टी बढ़ेगी, भूखमरी बढ़ेगी, फेमाइंस आएंगे, ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, ऐसी बातें बोली गई हैं। 3 डिकेड की अगर बातें हम देखते हैं यहाँ पे, तो 1993 से लेके 2022 तक ये जो सी लेवल का रेट है वो 2.27 मिलीमीटर पर ईयर बढ़ रहा है। लेकिन 1993 से बात की जाए तो ये शॉर्ट अप हो गई है, कहाँ तक, 2013 से 22 तक ये 4.62 मिलीमीटर तक पहुंच गई है, ऐसी बातें बोली गई हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोसिस्टम में चेंज आ रहा है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हम लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ एशिया जो कंट्री है, इस कंट्री में 57 मीटर का जो सी लेवल नीचे है और वो लैंड हम लोगों का मेनलैंड ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, 200 मिलियन पीपल इससे डिस्प्लेसमेंट के लिए इम्पैक्ट हो सकते हैं, ये ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो हम लोगों को जो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो लिमिट रखी गई है उसको कंटिन्यू करने के लिए हमें एफॉरेस्टेशन की तरफ जाना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, तभी जाके हम इस चीज़ का कंट्रोल कर सकेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अभी रिसेंटली ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसका ध्यान देखिए। बलजीत कौर है, माउंटेनियर है, ये गई थी अभी नेपाल में अन्नपूर्णा पीक पे, वहाँ पे चढ़ने के लिए गई थी, लेकिन अभी ये गुम हो गई थी 2 दिन 3 दिन के लिए, जिसके कारण इनको वायरल किया गया कि ये इनका डेथ हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और ये अन्नपूर्णा समिट को स्केल करने पहुंची थी। बात करी जा रही है, ये भारत की पहली ऐसी महिला हैं जो 5 बार एक ही सीजन में मार्च 2021 में ही 8,000 मीटर के आसपास की जो पिक्स हैं वो स्केल कर दी गई हैं। तो ये पहली ऐसी महिला हैं जो करी हैं, लेकिन ये बैक टू लाइफ आ गई हैं, इनकी डेथ नहीं हुई है, इनको ये मिल गई हैं। हालांकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, लेकिन फिर भी अपने आप को सर्वाइव करने में सक्षम पाई हैं। तो नाम याद रखिएगा, बलजीत कौर हैं, माउंटेनियर हैं। क्या किस चीज़ का स्केलिंग कर रही थी, तो अन्नपूर्णा कहाँ पे है, तो ये नेपाल में है। यहाँ पे वर्ल्ड की कुछ न्यूज़ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ये लीजेंडरी यूएस हॉस्ट करते थे, टॉक हॉस्ट, ये जेरी स्प्रिंगर, जिनकी 79 ईयर्स की उम्र में डेथ हो गई है। फेमस पर्सनालिटी हैं जेरी स्प्रिंगर, इनको याद रखिएगा। 7 लोग मार दिए गए हैं यहाँ पे, इनका एक्सीडेंट कहा जा सकता है कि साउथ पाकिस्तान में ट्रेन में आग लगने की वजह से यहाँ पे मार दिए गए। यहाँ पे केन्या के जो पेस्टर हैं अनादर, वो उनको मास किलिंग के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अपने लोगों के फॉलोअर को ही किल करते थे, ऐसी इनको बोली गई है। तो इनका नाम है एजकी अडेरो, याद रखिएगा।
अभी रिसेंटली जो नाटो के चीफ ने ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है कि यहाँ पे यूक्रेन को 1550 आर्मर व्हीकल दिया गया है, 230 जो है वो टैंक दे दिया गया है नाटो की तरफ से, यहाँ पे सूचना मिली है। तो नाटो के जो चीफ कौन से क्या नाम है उनका, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग उनका नाम है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। रिसेंटली इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन की बात करी जा रही है। यहाँ पे इंडिया ओलंपिक एसोसिएशंस की जो मेंबर हैं वो पीटी उषा जी यहाँ पे बात बोली रही हैं कि जो खिलाड़ी हैं वो अपने डिसिप्लिन में रहें, यहाँ पे डिसिप्लिन में रहेंगे तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन यहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं IOA के, तो ओलंपिक एसोसिएशन ऑफिशियल्स के ऊपर यहाँ पे हरासमेंट का चार्ज बहुत सारे खिलाड़ियों के द्वारा यहाँ पे लगाया गया था, जिसके कारण जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट भी चल रहा था। अभी रेसलर विनेश फोगाट और साक्षी दोनों लोग मिलकर यहाँ पे जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट करती हुई नज़र आ रही हैं ताकि कोई सॉल्यूशंस यहाँ पे निकले, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। बहुत फेमस कौर सिंह जो थे वो बॉक्सर थे आपके, जो 1982 में गोल्ड मेडल जीते थे और ये एशियन गेम्स में जीते थे। इन्होंने हैवी वेट बॉक्सर थे हमारे कौर सिंह, और इनका देहांत हो गया है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। ऐसी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आज का मैंने आपके सामने कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पूरा एकेडमी कवर करता है आपका डेली करंट अफेयर्स, एडिटोरियल, PIB न्यूज़, डाउन टू अर्थ, फ्रंट लाइन, ये सारी चीज़ों का अमलगमेशन आपको मैं एक वीडियो में देता हूँ। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके एग्जामिनेशन में ये बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इसका निर्माण किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस।